नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very welcome to all of you to the people. This is your master teacher Harsh Priyam and I'm in front of all of you with a beautiful session जो कि आपके डिमांड पे बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सेशन का डिमांड कर रहे थे कि सर हमारा एनडीए का पेपर है और एनडीए के पेपर के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स बता दीजिए. तो मैंने सोचा कि लास्ट मिनट टिप्स क्या बताऊं. लास्ट मिनट टिप्स तो यार वही सारी चीजें रहती हैं, पढ़ाई करो, ये वो दिस दैट. बट फिर मैंने थोड़ा ज्यादा सोचा एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन कि यार लास्ट मिनट टिप्स इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है, और जिन चीजों का आप ध्यान रखते हो तो आप उस दिन एग्जाम के दिन ज्यादा अच्छा प्रिपेयर कर, मतलब ज्यादा अच्छा एग्जाम दे पाओगे और ज्यादा अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो चलिए आज उन्हीं टिप्स के बारे में बात करते हैं, उन्हीं ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है, शुरू करने के पहले सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो टाइम पे मिलते रहें और आपका जर्नी, आपका जो पूरा रास्ता है वो आसान बन जाए आपकी मंजिल तक जाने के लिए. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक द वीडियो ऑल्सो. ठीक, चलो शुरू करते हैं. अब पहली चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकता है. पेपर है तुम्हारा, मतलब संडे को तुम्हारा पेपर है और संडे को और क्या क्या चीजें हैं जिसका तुमको ध्यान देना है. एक चीज तो है ही कि हाँ भाई पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करके जाना एग्जामिनेशन हॉल में ताकि अच्छे नंबर आए. तो उस पर बात नहीं करते बिकॉज वो एक अंडरस्टैंडेबल थिंग है. तो आप सारे लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होगे, पढ़ाई आपने अच्छे से की होगी, उसके रिलेटेड टिप्स कि कैसे अच्छा पढ़ना चाहिए एंड ऑल दैट, तो उस पर मैंने काफी वीडियोस बनाए ही हैं. अब 14 नवंबर को जो पेपर है, तो आप सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल जाओगे. अब एग्जामिनेशन हॉल जब आप जाते हो तो अच्छा खासा एक पूरा हुजूम जुड़ जाता है आसपास. मम्मी उधर से दौड़े दौड़े आएगी, बेटा दही खा ले, दही खा ले, दही खा ले. पापा उधर से दौड़े जाए, बेटा बेटा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड. पापा नहीं होंगे तो शायद भाई होगा या कोई और होगा, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड. उसके बाद बगल में शर्मा अंकल, बगल में रोहित अंकल, बगल में मिश्रा जी, कोई ना कोई आएगा. अच्छा बेटा इंडिया का पेपर देने जा रहे हो, वेरी गुड, जरूर जाओ. और ये सब होते होते करते करते एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है. वो लोग चाहते नहीं है ऐसा कुछ करना, बट एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि ना चाहते हुए भी तुम्हारे ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि भाई साहब एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करना है और बहुत अच्छा करना जरूरी है. नहीं तो इतने सारे लोग जो मुझसे इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनकी उम्मीद टूट जाएगी. और कहीं गलत भी नहीं है, तुम भी एक ह्यूमन हो यार, मतलब ह्यूमन इमोशंस होते हैं. कोई भी इंसान, मुझसे भी कोई 10 आदमी आके बोले अरे यार बहुत अच्छा ऐसा वैसा, या फिर मुझसे एक्सपेक्ट करने लगे, तो शायद मैं भी कॉन्शियस हो जाऊं. ये सबके साथ होता है. अब मुद्दा क्या है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे माता पिता को नहीं समझा सकता, या उनको समझाना सही नहीं होगा कि भाई आप ऐसा मत कीजिए. मम्मी को वो बोलना सही नहीं होगा कि मम्मी, आंटी जी आप अपने बेटे को दही मत खिलाइएगा. मम्मी भूचाल ले आएगी, लाइक दही कैसे नहीं खिलाऊंगी, दही तो खिलाना शगुन होता है, शुभ होता है. तो बहुत सारी चीजें इमोशन की जगह पे कंट्रोल नहीं की जा सकती. तो इस वक्त आप ही अपने आप को समझदार बनाते हुए ये बात फील करना है आपको, या अपने दिमाग में बिठा लेना है कि यार उस दिन ये सब चीजें होंगी, और आपको उन चीजों से ऊपर उठते हुए, परेशान नहीं होते हुए अपने आप को अच्छा परफॉर्म करवाना है. इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये सारी चीजें होने वाली हैं. तो पहली बात, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आसपास जो भी सिचुएशंस हो, उस सिचुएशन से अपने आप को परेशान नहीं होने देना है. हमेशा याद रखना यार, तुमने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज सुने होंगे कि यार लोगों का एग्जामिनेशन हॉल जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी वो अच्छा एग्जाम लिख कर आते हैं. भगवान ना करे तुम्हारे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है. मेरे साथ ऐसा हुआ यार, मैं एग्जाम देने जा रहा था, एग्जाम देने के पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हाथ टूट गया. लकीली मेरा दूसरा हाथ टूटा था, लेकिन हाथ टूटने के साथ साथ पूरे कपड़े फट गए थे और बुरी स्थिति थी. और तो और मैं मतलब कॉलेज के टाइम का बात है, मैं अपने सेमेस्टर का पेपर देने जा रहा था, फाइनल पेपर था, और अगर उसमें नहीं देता तो मेरा सेमेस्टर बैक लग जाता. तो सोचो 6 महीने मेरे बर्बाद हो जाते. तो मुझे जाना तो था, तो मेरे दिमाग में यही था, और मैं 3 लोगों के साथ जा रहा, मतलब मैं इंक्लूडिंग और 2 दोस्त मोटरसाइकिल पे ट्रिपलिंग कर रहे थे. और जब मैं गिरा ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मुझे फील हो गया क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था, मूव नहीं हो रहा था. और जो मेरे पीछे जो दोनों दोस्त बैठे थे उनको बाइक चलाने नहीं आती थी. सोचो, कैन यू इमेजिन दैट. उन्हें बाइक चलानी नहीं आती थी, सिर्फ मुझे आती थी
मेरे सारे दोस्त जा चुके थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो लोग भी गिरे थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरी बैंड बज गई थी, कपड़े फट गए थे, खून गिर रहा था, हाथ फ्रैक्चर हो गया, और उसी फ्रैक्चर हाथ से मैं बाइक चला के कॉलेज गया था। तो जब इतने के बाद भी एग्जाम देने, और उसके बाद भी मैंने उसको उस एग्जाम को दिया, आई गॉट 60 आउट ऑफ 80, डिसेंट इनफ मार्क्स थे, बुरे मार्क्स नहीं थे, कॉलेज में ज्यादा आते नहीं है, 60 आउट ऑफ 80, बट एग्जाम निकल गया। तो जब इतने के बाद भी एग्जाम निकल सकता है तो यार तुम तो बहुत अच्छे कंडीशन में हो, मतलब मम्मी दही खिला रही है, पापा उधर से एडमिट कार्ड दे रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि इन सब चीजों से अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है, ठीक है, पहली चीज। मूविंग ऑन, दूसरा, आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी अपनी, आपने सोचा होगा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा तो पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, या शायद आपने सोचा होगा कि जब एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन दो चार सॉल्व ही कर लूंगा, कुछ भी तुमने सोचा होगा। तो अपना जो स्ट्रैटेजी बनाए हो ना, उस स्ट्रैटेजी को भूलना नहीं, और किसी और के कहने से उसको चेंज मत कर देना। कई बार ऐसा होता है, एग्जामिनेशन हॉल जाते हैं, हम तीन चार लोगों से बात करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। ना, ऐसा ना करियो बेटा, क्योंकि तुमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी है, तुम उस पे कॉन्फिडेंट हो तभी तो तुमने बनाया है। तो ये बात का ध्यान रखियो बेटा। मूविंग ऑन, डोंट डिस्कस स्टडी रिलेटेड थिंग्स इन द बिफोर द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं उस वक्त ये मत कीजिएगा। होता क्या है, ये चीज आपने एक्सपीरियंस बहुत बार किया होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे और आपने जैसे ही यहां आप वहां पहुंचे, आपके दोस्त ने पूछा, भाई टू साइन सी साइन डी का फॉर्मूला याद है क्या? एंड यू लाइक, टू साइन सी साइन डी? अबे क्या, टू साइन सी साइन डी इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनडीए पे चार चार क्वेश्चन आए थे पिछले साल। ओ शिट, टू साइन सी साइन डी याद तो किया था, याद तो किया था, ओ मैन। और ये एक टू साइन सी साइन डी हो सकता है आपके पूरे पेपर को बर्बाद कर दे। हो सकता है एनडीए में एक भी क्वेश्चन ना हो, या शायद सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो, या चार भी क्वेश्चन है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर 100 में से चार क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, 150 का पूरा जो पेपर है उसमें से चार नहीं आते हैं, तो 146 तो आते हैं, बट इस चार की वजह से आपका वो 146 बर्बाद हो जाएगा। तो अगेन यहां पे क्या मैं तुम्हारे दोस्त को समझा सकता हूं कि बेटा प्लीज अपने किसी दोस्त से क्वेश्चन मत पूछियो? नहीं, यहां पे मैं तुम्हें समझा सकता हूं कि यार हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त जान पूछ के या अनजाने तुम्हारे पास आए और तुमसे सवाल पूछ दे, यार ये वाला बता दे, मैं भूल गया हूं, मेरे को रिवाइज करना है। तो आपको अगर आता है तो ठीक है, मदद कर दो, नहीं आता है तो आप उसको बोलो भाई मैंने नहीं पढ़ा या मुझे याद नहीं है। और अपने दिमाग में ये मत चलाने लगना कि यार शिट मैन, इसको तो ये भी आता है, ये भी आता है, या फिर ये भी पढ़ना था मुझे, ये भी पढ़ना था, मैं ये भूल गया। तुम जो भूल गए, कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, कूल माइंड में रहोगे ना, तो हो सकता है भूली हुई चीज भी याद आ जाए, लेकिन अगर पैनिक कर जाओगे तो हो सकता है याद की हुई चीज भी भूल जाओ। होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा। तो ये नहीं करना है आपने, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपने नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। आपको कोई भी इंसान आके आपसे कुछ भी पूछता है तो उस वक्त आपको अपना मेंटल कूल बना के रखना है कि नहीं भाई नहीं आता है, कोई बात नहीं। कौन जानता है एग्जामिनेशन हॉल में वही चीज आने वाली है? किसने गारंटी दिया कि टू साइन सी साइन डी फॉर्मूले वाले पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन? कोई गारंटी नहीं है। और आ भी जाए तो भी क्या, एक ही सवाल जाएगा ना। कौन कह रहा है कि 100% पे सिलेक्शन होता है? नहीं होता ना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, बी रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सरप्राइजेस इन एग्जामिनेशन हॉल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, और या फिर मान लीजिए आप पढ़ रहे थे और एक बड़ा काबिल टीचर हर्ष प्रेम है जिसने कह दिया ऐसे ही चलते चलते, बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं आता है ना। लाइक हर्ष प्रेम मुंह में गुटका लेके तो नहीं बात करता, लेकिन ठीक है, मान लो कोई दूसरा XYZ टीचर है, बेटा बात ऐसी है, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो, गारंटी लिख के देता हूं लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, बात साफ है। आप भी कॉन्फिडेंट होकर छोड़ दिए, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही पहला दो सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग, सिर्फ दो सवाल है, सिर्फ दो। बट आपको ये लगा कि ओ शिट मैन, मेरे सर ने तो झूठ बोल दिया, सर ने तो बर्बाद कर दिया, महाचोर सर है। अब सर को बैठ के गालियां पढ़ो, फायदा क्या? आपका मेंटल कूल फिर से खराब हो रहा है। और मैं जो सारी चीजें बता रहा हूं वो इसी चीज के लिए बता रहा हूं कि यार तुम्हारा वो मेंटल कूल नहीं खराब होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे सरप्राइजेस होंगे, या फिर चलो ये सरप्राइज नहीं, ऐसा सरप्राइज भी हो सकता है कि आपने सब अच्छा पढ़ा है, ठीक है,
आपने अच्छी तैयारी की है, आप कोई एक टॉपिक में बहुत कॉन्फिडेंट हो, से फॉर एग्जांपल सीक्वेंस सीरीज आपने बहुत अच्छा बनाया है, और पहले 3 सवाल आए सीक्वेंस सीरीज के और इतने कठिन आए कि आपसे हिल भी नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा आपको है क्या वो चीज, आपका कॉन्फिडेंस फिर खराब। यू आर लाइक, यार मैंने तो सीक्वेंस सीरीज इतनी पढ़ाई की थी, या तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन ही नहीं हिल रहा है। अगेन, वो सिर्फ 3 सवाल हैं, वो सिर्फ पहले के 5 सवाल होंगे, हो सकता है पहले के 10 सवाल कठिन हो, पूरा पेपर कठिन नहीं है। आपको अपना मेंटल कूल बना के रखना है और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स के लिए तैयार रहना है। कुछ भी हो सकता है आपका जो सेंटर पड़े, वहां के जो इन्विजिलेटर हैं, कई बार ऐसा होता है, लाइक रीना मैम और टीना मैम मिल गई, रीना मैम लगी है अपनी सास की बुराई करने पे। यार तुम्हें पता है मेरी मदर इन लॉ पागल है एकदम, कुछ भी बोलती रहती, कल रात को बोला दाल बनाओ, मैं जब दाल बनाने लगी तो शी सेड आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई। लाइक, मैडम बंद करो ये आलू की सब्जी और दाल, मुझे मेरे इंटीग्रेशन पे ध्यान देने दो, नहीं तो यहां पे खिचड़ी पक जाएगी। बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। और भाई हर बार हर जगह हम जाके लड़ाई नहीं कर सकते, तो ऐसे कोई भी अनवांटेड एडवेंचर्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। यू हैव टू बी कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड एट योर पेपर, एट योर परफॉर्मेंस, नॉट ऑन रीना मैम की सास एंड टीना मैम की जेठानी, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। समझ आई बात, क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, मस्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। अब ध्यान रखिएगा, जनरली ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनेशन हॉल के या क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस बदल जाएं। यार मोर और लेस सालों से पेपर होता आया है, वही एबीसीडी 4 ऑप्शंस होने हैं, कई बार अगर कुछ चेंज हुआ तो 5 ऑप्शंस हो जाएंगे, और उसी में से कोई एक सही होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, टोटल मार्क्स इतने हैं, दिस दैट वगैरह वगैरह। लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, खासकर ये जो कोविड है ना, इसने तो पता नहीं ऐसी तैसी कर रखी है। तो मैं आपको कहूंगा इस साल जरूर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ चेंजेस अगर हुए तो आपको पता नहीं चलेंगे और वो इंस्ट्रक्शंस में लिखे होंगे, और अगर लिखे हैं तो आप बाद में कुछ कह नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई ने अपना ओएमआर शीट रिलीज किया। उस ओएमआर शीट में बहुत सारे चेंजेस थे। उस ओएमआर शीट में बहुत सारे, मतलब नया टाइप का जो ओएमआर था, उस ओएमआर में वो डिफरेंट था नॉर्मल ओएमआर जो होते हैं। अब बच्चा अगर नहीं जानता होगा तो भाई बच्चा सेट हो जाएगा, फिर उसको पता ही नहीं चलेगा। तो अपने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। ठीक है, मूविंग ऑन। अब सेकेंड फेज में अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट फेज है, ये तो मैंने आपको बता दिया प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के पहले इतनी तैयारी करो। अब जब आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है तो आपको क्या ध्यान देना है, पहली चीज तो ये ध्यान देनी कि भैया आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो, जरूरी है। आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, बार बार हर टीचर आपको बोलता होगा, लेकिन आज मैं कारण भी बताता हूँ। पहले तो सारे क्वेश्चंस पढ़ो, पढ़ो इन द सेंस एकदम ध्यान ध्यान से नहीं, एक सरसरी निगाह, करसरी लुक दे दो उस पर। देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हाँ यार बहुत आसान है, तो बनाया हुआ है, हो जाएगा तुरंत। तो जो हो जाएगा आप उसको इजी लिखो। जो आपको लगता है कि यार नहीं यार ये थोड़ा सा मतलब देखा तो है बट हाँ सॉल्व करना पड़ेगा, नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आप उसको मॉडरेट मीडियम कुछ लिख दीजिए। और जो तीसरा लेवल वो होगा जो आपको देख के मतलब हवा ही नहीं लग रहा है कि ये क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, या फिर अब आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन तो है, बट इंटीग्रेशन के अंदर उसने ऐसी ऐसी चीजें डाल के रखी हैं कि मतलब पता नहीं किस बेवकूफ ने क्वेश्चन पेपर बना दिया, आपको ऐसा फील आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट लिख दो। और आपको करना क्या है, बस वो क्वेश्चन पेपर में जहां क्वेश्चन नंबर लिखा रहता है उसके बाजू में ईएमडी ईएमडी ईएमडी, या फिर इजी मीडियम टफ ईएमटी 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 लिखना है, बस दैट्स इट। और एक बार आप अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर में ईएमटी लिख लेते हो, तो अब आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस उठाने हैं जो इजी होते हैं। जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उठाइए, सेकंड पे मीडियम एंड देन टफ। आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता रहेगा, बिकॉज इजी क्वेश्चन सबसे पहले हो जाते हैं, सारे इजी क्वेश्चन आपने कर दिए, कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ। मीडियम क्वेश्चन लगे 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 आपने मीडियम भी कर दिया, इजी मीडियम हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, बिकॉज आप मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर खत्म कर चुके हो। अब डिफिकल्ट पे आ जाओ, उस हाई कॉन्फिडेंस से आप डिफिकल्ट भी निकाल दोगे, पक्की बात है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इसको बता रहा हूं आपको। ठीक है, आगे अब पेपर पैटर्न थोड़ा सा देख लो, तो पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल है। मैथ्स में 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जितने नंबर मिलेंगे उसका 1/3 होता है आपका नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखिएगा। और मैथ्स के बाद जो जनरल एप्टीट्यूड होता है या जो जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट जिसे कहते हैं, गैट में भैया आपका इंग्लिश आएगा, आपका इंग्लिश के बाद इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सारी चीजें आ जाती है।
तो यहाँ पे भैया आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर हर एक क्वेश्चन का और 1/3 उसका नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है? इजी, मीडियम, डिफिकल्ट ध्यान से टैग कर लीजिएगा और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ ऐसे वाकया भी होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ ऐसे संदर्भ भी होंगे जहां पे आपको नहीं पता होगा कि अब इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन देना है। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है, कोई मीडियम या डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ा गया जो आपको नहीं सॉल्व हो पा रहा है, और ऐसे एक दो क्वेश्चंस नहीं होते। मतलब दुखद बात यही है कि जनरली बच्चों के साथ, अब एज अ टीचर मैं हूं तो मैं तो सोच रहा हूँ कि यार चलो 2 4 5 10 क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कोई बच्चा है, उसने जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट का पेपर शुरू किया, 150 क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन में भाई के 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसको आ ही नहीं रहे, या फिर 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाई को आ ही नहीं रहे। अब बेचारे ने 90 क्वेश्चन बनाए हैं, 60 उसके छूटे हुए हैं, उस पसीना पसीना हुए जा रहा है, 60 क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले में आ गए हैं मेरे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। या मान लो मैथमेटिक्स बना रहा है बेचारा, और मैथमेटिक्स बना रहा है और वहां पे 120 क्वेश्चन है, 120 में भाई के 60 बने और 60 बन ही नहीं रहे। बेचारा बंदा परेशान ही होगा यार, 60 मतलब 50% नहीं बन रहा है, इतने में तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। तो जब ऐसी सिचुएशंस रहती है तो बच्चा एक ही काम करता है, हेड्स टेल्स, तुक्का मारो, यही करता है बच्चा। अब मैं नहीं कहूंगा कि आप तुक्का मत मारो, मैं कहता हूं ठीक है मार लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना एक समझदार इंसान की निशानी होती है। तुक्का तो हर कोई मार सकता है, एक बेवकूफ को भी बिठा दो एग्जामिनेशन हॉल में, तुक्का वो भी मार सकता है। तुक्का आप भी मारने के लिए मैं आपको भी बोल रहा हूं, लेकिन फिर आप में और उस बेवकूफ में क्या अंतर, वो अंतर आप बताओगे। अभी बताता हूं कैसे। देखो यार, जब आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देख रहे हो और अगर आपको उसका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आप सबसे पहला काम ये करो कि थोड़ा कुछ लॉजिक लगाओ, थोड़ा बहुत अगर उस क्वेश्चन को जानते हो तो सॉल्व करके किसी तरीके से एक दो ऑप्शंस हटाने की कोशिश करो, एलिमिनेट करो कि भैया ये वाला तो नहीं हो सकता। जैसे मैं जनरली क्या करता हूं, मान लो अगर मेरा को मैथ्स का कोई सवाल है, फंस गया तो, और नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि यार जो उसकी गिवन वैल्यूज है ना, उसमें क्या करना है। मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार गिवन वैल्यू है ना, इसमें कुछ तो करना है, लेकिन ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई के आसपास के आंसर बनने चाहिए। जो गिवन क्वांटिटीज है उससे आंसर कुछ डेसिमल में आना चाहिए, बट सारे के सारे मतलब दो ऑप्शंस हैं होल नंबर वाले, या फिर मेरे को लग रहा है कि यार 2.3 3.5 इसके आसपास आना चाहिए, बट आंसर में दो ऑप्शन दिया हुआ है 23.95 या 63। तो आई लाइक ये दोनों तो नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस यही कहता है, तो उनको काटो। अब आप जब दो ने काट लिए तो अब जो बचे हुए हैं, तो अगर आंसर आता है या उसमें भी कुछ कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं कर सकते हो तो ठीक है, मैं कहूंगा वो दो पे तुक्का ले लो, तुम लेना चाहते हो तो। अब तुक्का ले लो ये तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इस बात का ध्यान दे, देखो सारे लोग समझाते हैं कि भैया तुक्का लेना कुछ बुरा नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क है, और मतलब परसेंटेज वाइज देखोगे तो फायदा है, एंड दिस एंड दैट। लेकिन कब तक फायदा है? अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको 120 क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स में, ठीक। अब उस 120 क्वेश्चन में 60 आपके बन गए, 60 पे बचा हुआ है, तो क्या 60 पे तुक्का लोगे? मैं कहूंगा ब्लंडर होगा, ये बिग ब्लंडर। कतई मत करना ऐसा बेटा। तुम्हें तुक्का कितने सवालों पे लेना है, तो दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव सॉल्व्ड। आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उस सॉल्व्ड क्वेश्चन के 20% क्वेश्चंस पे ही तुक्का लेना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन, आपको 120 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 120 क्वेश्चन आपके पास है, उस 120 क्वेश्चन में से आपने 90 सॉल्व कर दिया, से फॉर एग्जांपल 90, तो बचा कितना? 30। तो क्या आपको बचे हुए 30 क्वेश्चंस पे तुक्का लेना चाहिए? ना। आई वुड सजेस्ट 90 का 20% निकालिए। आपने 90 सॉल्व किया, 90 का 20% निकालिए, 90 का 20% वुड बी 18 क्वेश्चंस। आप मैक्सिमम 18 क्वेश्चंस पे ही तुक्का लें, 18 से ज्यादा क्वेश्चंस पे तुक्का मत लीजिएगा। और ये नंबर मैंने कैसे निकाला है तो वो भी बता देता हूं। देखो एक्चुअली में बात क्या है ना, तुक्का सही हो सकता है, बिल्कुल सही बात, सही हो जाए तो अच्छी बात है, आपका आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुक्का गलत भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर तुक्का गलत हो गया तो जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो अब कितना तुक्का सही होगा और कितना तुक्का गलत होगा, नो वन एक्चुअली नोज इट, इजंट इट? सो नाउ say for example your entire guesswork has gone wrong, like you have got all the 20% wrong,
अब अगर ऑल द 20% रॉन्ग एंड से फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट 90 क्वेश्चंस, यू हैव सॉल्व्ड इट ऑन योर ओन, उस 90% 90 क्वेश्चंस में से मैं आई एम अज्यूमिंग अगेन कि 10 क्वेश्चन शायद तुम गलत ही सॉल्व कियोगे, तुमको आता ही नहीं, तो 80 क्वेश्चन सही है। अब जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है, अगर उस 30 के 30 पे तुमने तुक्का ले लिया होता और लेकर सॉल्व करते और वो सब गलत हो जाते, तो 30 और 10 40, 80 सही है 40 गलत है, तुम हर हाल में एग्जाम के बाहर हो पक्का। लेकिन अभी मैंने बोला 20%, मतलब 18 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए, अगर 18 गलत होता है तो मैक्स टू मैक्स 28 क्वेश्चन गलत होगा। गलत क्वेश्चन होने के चांसेस भी कम है और कैलकुलेटेड रिस्क है, तो आपने जो सही क्वेश्चन किया है ना, उसके नंबर इतने कम नहीं हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाए। तो आई गेस आप समझ पा रहे हो मोटा मोटी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब देखो बहुत ही लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, जैसे मान लो अब 120 क्वेश्चंस आए हैं और आपको 40 ही आता है, तो 40 का 20% निकालोगे तो 48, उसमें ईदर वे सिलेक्शन नहीं होगा। 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो तो ईदर वे क्वेश्चन मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर तो वहां तो तुम जितना तुक्का मारना चाहते हो मार लो। लेकिन जब आप एक डिसेंट नंबर पे पहुंच जाते हो, मान लो 80 क्वेश्चंस आपने बना दिए, 90 क्वेश्चंस बना दिए, एकदम बाउंड्री पे हो, तो उस टाइम पे आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट किए 20% वाला रूल लगाना। समझ पाए हो? क्लियर है? तो इस तरीके से आप गैस वर्क को भी अपने ध्यान में रखते हुए एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए आगे बढ़िएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि इमोशन में आके कि नहीं यार सिलेक्शन तो चाहिए ही, चाहे जो हो जाए सिलेक्शन लेना है मेरे को, और उसके चक्कर में आपने 80 सॉल्व किए हैं, बचे हुए 40, अब उस 40 में से 5-10 आपके सही हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने 40 के 40 पकड़ के रगड़ दिया, सारे पे सारे तुक्का लगा दिया, हो सकता है जो सिलेक्शन होने वाला था वो भी ना हो। तो ऐसा मत करना, ठीक है। अब बस आखिरी में ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्जामिनेशन को फोड़ोगे, बहुत तगड़ा एग्जामिनेशन दोगे। और मैं जरूर जानना चाहता हूं अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर क्या डर है, आप किस चीज में मदद चाहते हो। आप अपनी सारी बातें एक तरह से डायरी समझो अभी कमेंट बॉक्स को, और कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिख दो। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, तो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आप जरूर बताना। इनफैक्ट जो देख रहे हो एग्जाम के पहले, वो तो एग्जाम खत्म होने के बाद आके बताना कि एग्जाम कैसा गया, एग्जामिनेशन में क्या ये जो टिप्स मैंने आपको बताए, ये टिप्स ये ट्रिक्स आपके काम आए, और कितने काम आए, उसमें क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, कैसा लगा, आप जरूर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी ज्यादा मदद करते हैं चीजों को और सुधारने में और आपके लिए और अच्छा बनाने में, ठीक है। तो मुझे जरूर बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, पढ़ के काफी अच्छा लगता है। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके इस एग्जामिनेशन जर्नी को थोड़ा आसान बना पाऊंगा, और मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि ये कितना आसान बना नहीं बना। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड डू लाइक द वीडियो, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, और आपकी जो भी जरूरतें रहेंगी आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।